हे गाइस, वेलकम टू एची टेक। मैं शरण शेखावत एची टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि क्यों हमें रेफ्रिजरेंट चेंज नहीं करना चाहिए सिस्टम में से। काफी जन बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, कि इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, और इसके मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं। तो वीडियो शुरू करने से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काफी सारे रेफ्रिजरेंट्स है, उनके काफी सारे प्रेशर थे, जैसे सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर, और इनमें ऑयल कौन सा यूज होता है। तो इन सब की डिटेल्स हमने हमारे ऐप में दी हुई है। हमारे ऐप का नाम है ऑल एसी एरर कोड। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स है कि क्यों हमें रेफ्रिजरेंट चेंज नहीं करना चाहिए एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेंट से। क्योंकि काफी सारे मैकेनिक्स क्या करते हैं, अगर सिस्टम में लीकेज हो गए या कंप्रेसर चेंज करना है, कंडेंसर चेंज करना है, और अगर वो जो एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेंट है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, दूसरी रेफ्रिजरेंट डाल देते हैं। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे ऑयल। जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में हमारा जो ऑयल होता है, जो हमारा कंप्रेसर को काम करने में मदद करता है, लुब्रिकेशन करता है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑयल है इसकी प्रॉपर्टीज और रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेंट है वो ऑयल के हिसाब से मैच है, लेकिन अगर आप जो नया रेफ्रिजरेंट उसमें सिस्टम में डाल रहे हैं वो मैच नहीं होगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है वो कंप्रेसर में लॉन्ग पीरियड में आ सकती है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल यानी क्या, जैसे कि आपने देखा है जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कैपिलरी होती है, एसीज में भी कैपिलरी होती है, और जो नई एसीज आती है उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल, यानी इन्वर्टर एसीज में। ओके, तो इनमें क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप रेफ्रिजरेंट चेंज कर देते हैं तो आपको पता है कि एक्सपेंशन वॉल में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। तो अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग प्रेशर है। जैसे कि R22 का आपको पता है जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है कम है, ओके, और R410 का ज्यादा है। तो इसी हिसाब से अगर आप चेंज कर देंगे रेफ्रिजरेंट तो एक्सपेंशन वॉल तो वही रहने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, कूलिंग नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। तो 3 नंबर पे है ड्रायर फिल्टर। तो लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो ड्रायर फिल्टर है ये किसको किसको रोकता है, जो एसिड्स तैयार होते हैं, ओके, मॉइस्चर और ऑयल मिलके जो एसिड्स तैयार होते हैं उनको ये रोकता है। तो इसका और रेफ्रिजरेंट का क्या संबंध है, ओके। तो ये और रेफ्रिजरेंट में क्या इश्यू हो सकता है, तो आपको पता है रेफ्रिजरेंट का एक प्रेशर होता है जब लिक्विड लाइन में वो पास होता है ड्रायर फिल्टर के थ्रू। अगर R22 का जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है, ओके, और R410, ये दोनों में रेफ्रिजरेंट में प्रेशर अलग अलग है, ओके। इसी तरह से R32 और R410A में भी अलग अलग प्रेशर्स है, ओके। तो ये जो प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, जो आपका जो ड्रायर फिल्टर है उसमें जितना प्रेशर ड्रॉप होना है उससे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, और जो रेफ्रिजरेंट है वो पास कम होगी या ज़्यादा होगी, ओके। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर वाली रेफ्रिजरेंट डाल दी है तो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाएगी और आगे जो हमारे एक्सपेंशन वॉल को चोक कर सकती है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। हमारा 4th पॉइंट है कंपोनेंट्स के जो प्रेशर है, जैसे इवोपरेटर है, ओके, कंडेंसर है, कंप्रेसर्स है। तो इनमें जो है प्रेशर ड्रॉप होता है, एक प्रेशर होता है, एक टेम्परेचर होता है। तो पूरी जो डिज़ाइन होती है एयर कंडीशनिंग की, रेफ्रिजरेटर की, ये सब प्रेशर्स को देखते हुए होती है, और वो रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंगली इनकी डिज़ाइन होती है। तो अगर आप रेफ्रिजरेंट चेंज कर देते हैं तो सारे प्रेशर चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको पता है जो हमारा 134 है अगर हम रेफ्रिजरेटर में होता है, ओके, और उससे पहले अगर आपको पता होगा R600A की जगह लोग 134A डाल देते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, 134A में जो प्रेशर है वो अलग है, और R600A जो आपको पता है सक्शन में वैक्यूम में चलता है वो, और 134A नॉर्मली 10 से 12 15 PSI तक हम सक्शन प्रेशर रखते हैं उसका। तो इनमें प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, जो सारे कंपोनेंट्स है जैसे इवोपरेटर, कंडेंसर, इनकी डिजाइनिंग फेल हो जाती है। और ये कूलिंग तो करते हैं लेकिन लॉन्ग रन में या पूरी तरीके से जो रेफ्रिजरेटर है वो आपकी जो इफिशियंसी है वो नहीं दे पाएगा, 100% जो डिजाइंड है वो नहीं दे पाएगा। पॉइंट नंबर 5 है क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो आपको पता है कि R32 R410 से 20% कम लगती है सिस्टम में। उसी तरह से R290, ओके, R290 आपने देखा होगा हम जो एसीज में यूज करते हैं, ये भी काफी कम लगती है R22 के मुकाबले में। अगर आपने एक सिस्टम है उसके अंदर R290 है, उसमें अगर आपने R22 डाल दिए तो क्या होगा, आपका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम में जो है रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो वो डिस्चार्ज प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंडेंसेशन नहीं होगा उसमें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो उसका हीट एक्सचेंजर है
वो कम रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए बनाया हुआ है। और अगर आपने उसमें सिस्टम में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट भर दिए तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगा, सिस्टम का पूरा डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा, ओवरऑल सिस्टम प्रेशर बढ़ेगा और इससे आपको कूलिंग भी प्रॉपर नहीं मिलने वाली है। और लॉन्ग रन में क्या होगा, कंप्रेसर कंटिन्यूस चलता रहेगा और इसी वजह से कंप्रेसर लॉन्ग रन में ग्राउंड या ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा 6 पॉइंट है कंप्रेसर प्रेशर डिजाइनिंग। क्योंकि आपको पता है कि R32 का जो रेफ्रिजरेंट है ये कितना है, रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है ये R410A से ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है। तो इसी के हिसाब से जो कंप्रेसर है डिज़ाइन होता है। ओके, अगर आप R32 वाले में 410A या ये इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, अगर आपने 410 वाले में 32 डाल दिया तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होगा। ओवरहीट होने की वजह से वाइंडिंग ग्राउंड और ओपन होएगी और साथ ही साथ में आपको जो कूलिंग है वो परफेक्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद का जो हमारा लास्ट और एंड का एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 7 पॉइंट। उसमें क्या है, अगर आप समझिए 410 रेफ्रिजरेंट है उसमें आप 32 डाल देते हैं। ओके, तो क्या होगा, आपने रेफ्रिजरेंट चेंज कर दिया, कुछ सालों बाद 1 या 2 साल बाद कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, सिस्टम में प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो क्या होगा, कोई दूसरा अगर मैकेनिक जाता है, आप किसी कारणवश नहीं जा पाए, दूसरा मैकेनिक जाएगा, वो क्या करेगा, वो लेवल देखेगा एसी का, लेवल देखने के बाद वो क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट लेबल में लिखी हुई है वो टॉप अप कर देगा या चार्ज करेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर वो टॉप अप करेगा तो आगे बड़ी एक ब्लास्ट वगैरह की भी इश्यू हो सकती है। ओके, और इसी के साथ में आपको पता है कि जो R32 रेफ्रिजरेंट है, ओके, ये फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है। ओके, तो इसके जो कंपोनेंट्स है फ्लेमेबल प्रूफ होते हैं। जैसे कंप्रेसर की वाइंडिंग है इस हिसाब से डिजाइन की जाती है कि उसके अंदर कुछ स्पार्क वगैरह ना हो। और अगर आप 410A रेफ्रिजरेंट का जो कंप्रेसर है उसके अंदर 32 डालेंगे तो क्योंकि 410A फ्लेमेबल के हिसाब से नहीं बनाया हुआ है, वो पूरा सिस्टम नॉर्मल हिसाब से बनाया हुआ है, तो अगर आप ये सिस्टम डालते हैं तो उसके अंदर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स है, इसीलिए आपको जो है कंप्रेसर में कभी भी या पूरे हमारे सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है वो चेंज नहीं करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कीजिए और उसे रेटिंग दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।